नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में और एक कैलकुलस का टॉपिक लिमिट स्टार्ट कर दिया था, जो कि अपने स्कूली शिक्षा के हिसाब से देखें तो ये 11th क्लास में टॉपिक है। और 12th क्लास में जब हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपने लिमिट्स जो है वो काम में आएंगे, इसलिए पहले हमने लिमिट को पढ़ा है और पढ़े भी इसी क्रम में जाते हैं, पहले लिमिट फिर कंटिन्यूटी फिर डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, क्योंकि तीनों में ही लिमिट्स की बातें होती है। अच्छा, फिर पिछली क्लास में हमने सीमा के बारे में बेसिक जानकारी ली थी। सीमा की डेफिनेशन हमने देखी और सीमा का अस्तित्व कब होगा वो हमने देखा। सीमा की जरूरत क्यों पड़ी वो हमने देखा। ठीक है, आज हम सीमा के अस्तित्व संबंधित कुछ एक दो प्रश्न और देखेंगे, फिर सीमा निकालने देखेंगे, सीमा जो ज्ञात करनी है उनकी कुछ विधियां हम वो अपन देखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा अभी सभी का एक ड्यूटी बनती है कि हमें जो भी ये कंटेंट हम जो प्रोवाइड करवा रहे हैं ये टोटल एनसीईआरटी बेसिस और बिल्कुल जीरो से शुरू होकर के और कंप्लीट की तरफ हम लेके जा रहे हैं। हर टॉपिक वैसे हमने पढ़ा है, जीरो से शुरू किया है और कंप्लीट की तरफ हम लेके गए हैं उसको। और यूट्यूब के ऊपर इस प्रकार का कंटेंट प्रत्येक टॉपिक जो है वो इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा। कोई भी एक टॉपिक जो उसको कंप्लीट अगर एक मिल गया तो किसी चैनल पर अगर एक टॉपिक कंप्लीट मिल गया तो दूसरा नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमारे जो अपने आपके जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर और लगभग 15 से 16 टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए हैं, जिनमें बिल्कुल जीरो से हमने शुरू किया है और लगभग हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, बाकी जो एनसीईआरटी बुक्स जो है उनके हिसाब से हमने कंप्लीट कर लिया। हालांकि उसमें कुछ एडिशनल चीजें हैं, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर तो उनको साथ में कुछ और बचेंगे, उनको ऐड कर लेंगे। लेकिन फिर भी हमने 90% किसी भी टॉपिक को 90-95% उस टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश करी है। तो सभी का एक ड्यूटी बनती है कि इस जो भी इस क्लास को देखे तो सबसे पहले इसको लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के अंदर इनको शेयर करें, एक दूसरे से शेयर करें कि इस प्रकार की क्लासेस चल रही हैं जिनके ऊपर कुछ नहीं लग रहा, टोटल फ्री कंटेंट और अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। हो सकता है कि हमारे क्लास में क्लियरिटी की कोई दिक्कत होगी, ये हो सकता है क्योंकि अपना एक साधारण बोर्ड है और उसके अंदर साधारण लाइट्स लगी हुई हैं, उसी से अपन जो क्लास है वो अपन वो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ऐसी भी नहीं है कि क्लासेस दिखने में दिक्कत आएगी, आराम से समझ में आ रहे हैं, दिख रहे हैं आराम से, कुछ बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये सभी को अपने को ये मेरा सभी से ये एक निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को और शेयर करें, इस चैनल का जो लिंक है उसको शेयर करें और बताएं कि एक अच्छी क्लासेस जो वो इस पर चल रही हैं और एक अच्छे कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, अपने सुझाव भी इसमें डालें। तो आज का करते हैं अपन टॉपिक शुरू और आज अपना टॉपिक है सीमा। हम पढ़ रहे थे और उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में नहीं देखा, सामान्य सामान्य क्वेश्चन हमने देखे थे। अब देखो ये फंक्शन है वो इस प्रकार से डिफाइन है और कह रहा है कि x बराबर सीमा की जांच करो कि इस पर x बराबर 0 पर इसकी सीमा का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि सीमा का जो अस्तित्व होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि सीमा जिस बिंदु पर हम सीमा निकालना चाह रहे हैं उस पर दाएं सीमा निकालो और बाएं सीमा निकालो। अगर दोनों बराबर आते हैं तो सीमा का अस्तित्व है, अन्यथा सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने एक उल्टी इससे अपोजिट बात बताई थी कि अगर सीमा का अस्तित्व नहीं है, अगर सीमा का अस्तित्व जैसे x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसकी दाएं सीमा और बाएं सीमा का अस्तित्व भी नहीं होगा। ठीक है, दाएं सीमा और बाएं सीमा का अस्तित्व नहीं है तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन सीमा का अस्तित्व नहीं है तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि दाएं सीमा और बाएं सीमा का अस्तित्व भी नहीं होगा, उनका अस्तित्व हो सकता है। ठीक है, देखो अपन निकालते हैं x बराबर 0 पर सबसे पहले अपन LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अपनी दाएं सीमा क्या बताया था कि लिमिट s टेंड्स टू 0 और f 0 पर चेक करें ना तो 0 माइनस h, जिस पॉइंट पर भी चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो माइनस h करेंगे। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो प्लस h करेंगे। इसका कारण मैंने बता दिया था पिछली क्लास में। ठीक है, अब देखो fx यानी x बराबर 0 के ऊपर तो फलन का मान है 2 और x बराबर 0 नहीं है, चाहे वो x का मान 0 से छोटा हो चाहे x का मान 0 से बड़ा हो, दोनों ही कंडीशन में fx का मान ये है। तो यहाँ 0 माइनस h कर रहा है, मतलब 0 से छोटे मानों के लिए हम बात कर रहे हैं, तो 0 से छोटे मानों के लिए बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि fx का जो मान है वो यही आएगा।
भाई 0 से छोटा है, अगर x का मान 0 से छोटा है तो भी फलन का मान ये है, और अगर x का मान 0 से बड़ा है तो भी fx का मान यही है। ठीक है, रखो लिमिट h टेंड्स टू 0 और फलन का मान ये लेना ना। अब इसमें आप 0 माइनस एच कर दो, x की जगह पर 0 माइनस एच माइनस मोड ऑफ 0 माइनस एच बटे 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा माइनस एच, और देखो 0 माइनस एच मोड लगा हुआ है तो प्लस का एच हो जाएगा, तो प्लस एच आएगा, फिर बाहर माइनस हो तो माइनस का एच हो गया, और बटे माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये कितना होगा माइनस का 2h और बटे माइनस का h, माइनस से माइनस कैंसिल और h से h कैंसिल, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ना वो उस अस्तित्व है और उसका मान है वो 2 आ रहा है, मतलब एक यूनिक वैल्यू आ रही है। ठीक है, अच्छा फिर RHL निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 प्लस h करना ना, 0 पर चेक करना है तो 0 प्लस h, 2 पर चेक करना है 2 प्लस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h माइनस मोड ऑफ 0 प्लस h बटे 0 प्लस h, क्योंकि देखो 0 से बड़ा है उस समय आपको फलन x का मान अगर 0 से बड़ा तो भी फलन का मान तो यही है ना, तो 0 प्लस h 0 में जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब 0 से x का मान अगर 0 से बड़ा तो उस समय अपने को फलन कौन सा वो लेना है। ठीक है, तो अगर x का मान 0 से बड़ा है तो उस समय फलन का मान ये है। अब रखो इसमें ये कर लिया, इसको सोल्व करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा h, ये h फिर माइनस h और बटे h। ठीक है, अब देखो h में से h घटाओगे तो ऊपर क्या हो गया 0, और 0 में h का भाग दें क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, यानी लिमिट अब जब तक अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लिमिट जब तक अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि h जो हो टेंड्स टू 0 कंप्लीट 0 नहीं हुआ ना। अब देखो यहाँ h में से h घटाया तो 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, तो 0 में h का भाग दें तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि RHL जो है ना, RHL और LHL जो है वो बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है, इसका मतलब कि x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, 1% की किताब ना जो हमने करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अब मैं समझता हूं कि सीमा का अस्तित्व संबंधित बात जो आराम से क्लियर हो गई। लिमिट आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तरीका मैंने बता दिया, दोनों अगर बराबर आए तो सीमा का अस्तित्व है, अन्यथा सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, लेकिन पर्सन जो आएगा वो अपना सीमा का अस्तित्व की, अगर कोई स्कूली शिक्षा में अगर पर्सन पूछ ले कि भी सीमा का अस्तित्व है कि नहीं है जांच करो, तो वो बात अलग है, बाकी कंपटीशन में सीमा का अस्तित्व की बात नहीं होगी, वहां पर केवल सीमा निकालनी आएगी। ठीक है, चलो आगे देखो, एक क्वेश्चन और दे रखा है। अब मैं ये क्वेश्चन दोनों देखो क्यों लिखे हैं, देखो यहाँ तो मापांक फलन है, मॉडुलस फंक्शन है यहाँ, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन है, तो देखो इनका थोड़ा सा फंक्शन अलग होता है, तरीका तो वही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझना इसमें, देखो 2 प्लस है, इसका मतलब कल हमने बात करी थी 2 प्लस और 2 माइनस, यानी x टेंड्स टू 2 प्लस, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। ठीक है, और अगर x टेंड्स टू 2 माइनस होता है इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। कल मैंने बताए थे इनके आपका संकेत कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट को। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर x टेंड्स टू 2 प्लस है, इसका मतलब ये होगा कि ये राइट हैंड लिमिट को पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट को पूछना चाह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू, देखो क्या करें कि राइट हैंड लिमिट है ना, ये पूछना चाह रहा है कि राइट हैंड लिमिट पूछ रहा है कि क्या आएगा ना, तो देखो इसी को निकाल देते चलो, लिमिट h टेंड्स टू कर देता हूं मैं 0। ठीक है, h टेंड्स टू 0 कर रहा हूं, और जहां पर है क्योंकि 2 पर चेक करें ना, 2 पर चेक कर रहे हैं तो क्या करेंगे x की जगह पर और 2 माइनस h और इसी का 3 बटे 3 और फिर माइनस x की जगह पर क्या कर देंगे 2 माइनस h और बटे 3। ठीक है, और इसकी घात है 3, और फिर अब ध्यान देना ये बड़ा ब्रैकेट जो है ना ये महत्वपूर्ण फलन को बता रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, देखो क्या किया मैंने यहाँ कि x बराबर मैंने क्या लिया कि x बराबर 2 प्लस h ले लिया। ठीक है, तो अगर x टेंस टू 2 है तो h टेंस टू क्या होगा, यानी x
x बराबर 2h लिया, 2 प्लस h लिया, तो x अगर टेंस टू 2 है, यानी x का मान अगर 2 लें तो h बराबर क्या जाएगा, 0 तो आएगा। ठीक है, तो देखो लिमिट h टेंस टू 0 कर दिया, और किस पर चेक कर रहे थे, 2 पर चेक कर रहे थे ना, तो 2 माइनस h कर दिया किसी जगह पर। ठीक है, अच्छा सॉरी 2 प्लस h आएगा, भी माइनस नहीं, 2 प्लस h क्यों आएगा, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, इसका मतलब कि दाएं सीमा की बात कर रहा है, दाएं सीमा मतलब ये पॉइंट 2 गया, इसके ऊपर दाएं सीमा की बात कर रहा है, तो इस साइड तो क्या करते हैं, h प्लस तो करते हैं, और इस साइड अपना करते हैं h माइनस। ठीक है, तो ये 2 प्लस h हो जाएगा। हाँ देखो लिमिट h टेंस टू 0, और देखो अब देखना यहाँ, अब समझने वाली बात है वो अब है, वो ये कि 2 प्लस h जो अभी 0 नहीं, 0 की तरफ अग्रसर, मतलब बहुत छोटा मान है h का। ठीक है, अब 2 में छोटा सा मान अगर हम जोड़े, जैसे मान लो एक बार मैं उदाहरण के लिए मान लेता हूँ कि भाई h जो है ना वो केवल 0.001 है, ये है। ठीक है, अगर हम इसको 2 में जोड़े तो ये क्या बनेगा, 2.001 बनेगा, कौन, ये मान। ठीक है, ये बन गया 2। अब इसका महत्तम पूर्णांक फलन का मान अगर लिखें तो वो क्या लिखेंगे, अब ये बात अपनी पिछली क्लासों में भी हमने पढ़ी है कि महत्तम पूर्णांक फलन का मान ये होता है कि इसका मान जो है ना वो हमेशा एक पूर्णांक राशि आएगा। एक बात तो ये कि इसकी वैल्यू जो हमेशा एक इंटीजर नंबर आएगी। ठीक है, अब इंटीजर नंबर आएगी, वो कौन सा इंटीजर आएगी, तो अपने को ये देखना कि ये जो नंबर है ना, जिन दो इंटीजर्स के बीच में है, ये यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो नंबर जिन दो इंटीजर्स के बीच में है, उसमें जो छोटे वाला इंटीजर है ना वो मान आएगा इसका। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो कि 2.5 है, इसका मान निकालना चाहे तो इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2.5 2 और 3 के बीच में है। लेकिन अगर इसका मान लिखेंगे तो महत्तम पूर्णांक फलन में क्या हुआ, जो न्यूनतम मान आएगा, जो इंटीजर होगा ना वो आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, 2 पॉइंट यानी 2 से ज्यादा है, लेकिन 3 तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, 3 कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसका महत्तम पूर्णांक फलन का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, 8/3। ठीक है, अब देखो आगे ध्यान दो, 2 प्लस h, जैसे मैंने ये h का मान ये ले लिया। ठीक है, अब देखो ना इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, 2 प्लस h 2.001 बना, और इसमें हम दे रहे हैं 3 का भाग, ये तो कहना चाह रहे हैं। अब देखो 2.3 तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि h का मान इतना बड़ा नहीं है कि उसको 3 बना देगा, एक नहीं है, h का मान बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये क्या बना, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 3 कंप्लीट नहीं बनेगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ में अगर 3 का भाग देंगे, भाई 3 में 3 का भाग देंगे तब 1 आएगा। बाकी 3 अगर 2 से लेकर के 3 तक की संख्या है, 3 से अगर छोटी संख्या है उसमें 3 का भाग दोगे तो हमेशा 1 से कम ही आएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो कि अगर 3 में 3 का भाग दें तब तो 1 आता है। ठीक है ना, लेकिन 3 से छोटी संख्या जैसे मैं लिख दूं 2.7 लिख दूं, 2.7 3 से कम ही तो है, इसमें अगर भाग दें कितना आएगा, 0.9 आएगा, 1 से कम है कि नहीं। ठीक है ना, तो देखो यहां पर ये जो संख्या ना, ये संख्या 3 कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी 3। ठीक है ना, 3 बनेगी नहीं, और 2 से ज्यादा रहेगी, 2 से ज्यादा 3 से कम है। ठीक है, और अगर इसमें 3 का भाग देंगे, भाई 3 संख्या बनी नहीं, 3 से कम है, तो 3 का भाग देंगे तो हमेशा जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी, यानी 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, एक बार भाग नहीं जाएगा। एक बार भाग कब जाएगा, जब ये 3 हो जाएगा, और 3 ये होने वाला नहीं है, तो 3 से तो ये संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी। अब 3 से कम है तो इसमें अगर 3 का भाग देंगे तो 1 से छोटी संख्या आएगी। ठीक है, तो 1 से छोटी संख्या आएगी। अब देखो यहां पर भाग दें, जैसे मान लो 1 से छोटी संख्या आ गई, 1 से छोटी संख्या मैं ये लिख देता हूं कि भाई 0.98 ही आ गया इसका मान, जैसे 3 का भाग दिया। ठीक है ना, इसमें 3 का भाग दिया, जैसे मान लो कि ये संख्या आ गई, हमने माना बस अज्यूम किया ये कि भाई ये जो संख्या थी ना, यहाँ कोई एस का मान हमने रखा, और वो 3 तो बन नहीं रहा है, तो 3 से कम है, उसमें 3 का अगर भाग देते तो ये आता है। अब ये संख्या किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, और अपने को तो पता है कि ये महत्तम पूर्णांक, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका मान तो हमेशा एक इंटीजर आएगा, और कौन सा आएगा, जो छोटे वाला इंटीजर वो आएगा। तो ये 0 और 1 के बीच में है, तो छोटे वाला इंटीजर कौन सा हुआ, 0 तो हुआ, तो इसका मान कितना आएगा, 0, तो 0 आएगा, 0 की घात 3, ये तो बनेगा। तो लिमिट हमने अप्लाई करी थी। ठीक है, अब लिमिट नहीं आएगी क्योंकि एच का मान हमने लिमिट अप्लाई कर दी ना, उसके बाद दिया। अब देखो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 8/3, और ये हो गया 0, तो इसका जो मान है वो क्या जाएगा, 8/3, ये अपना आंसर है। ये कोई पर्सन पूछा हुआ एग्जाम में कोई। ठीक है, तो इस तरीके से हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो अकेले भी पूछ सकता है अपने से। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो महत्तम पूर्णांक फलन जो है ना, ये और ये जो मॉडुलस फंक्शन है, इनके लिए थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना। ठीक है, इन्हीं के ऊपर प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे, सीमा ज्ञात करने की विधियां।
आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक है सीमा का अस्तित्व है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना, ये आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सीमा ज्ञात करने की विधियां। सीमा ज्ञात करने की विधियां, सीमा ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, और पहली जो विधि है वो अपन पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इस विधि में क्या है कि जैसे मान लो कि लिमिट x टेंस टू आपको a दे दिया, fx दे रखा है, इसका मान निकालना है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले fx जो है ना, इसको आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेना है, जितना हो सके उतना शॉर्ट बना लेना है। fx को जितना हो सके उतना शॉर्ट बना लेना है, मतलब इसको कैलकुलेट करना है। और उसके बाद में आपको मान रख देना है x बराबर a पुट कर देना है, x बराबर a इसमें रख देना है। ठीक है, और अपना मान आ जाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने कि लिमिट x टेंड्स टू a fx दिया होगा, तो fx को हमें क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप में यानी शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसको हमें कन्वर्ट करना है, और फिर शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हम x इक्वल टू a इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि मैंने एक लिखा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि मेरे पास ये है कि 2x की घात 2 प्लस 3x और प्लस 5 बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, और मैं ये चाह रहा हूं कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, इसका मान बताओ कितना आएगा। ये कोई फलन था और हमें लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट इसका मान निकालना है। ठीक है, अगर हम x की जगह इनफाइनाइट सीधा पुट कर दें तो ये अनंत हो गया भाई, अनंत का स्क्वायर अनंत ही होगा, ये अनंत हो गया, तो अनंत ऊपर वाला अनंत और नीचे वाला अनंत, यानी कहने का मतलब ये है कि ये क्या कौन सी फॉर्म बन गई, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म जो वो क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी ये जो है वो एक अनिर्धारित रूप है। ठीक है, अच्छा अब अनिर्धारित रूप बने तभी तो हमें सीमा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब देखो हम इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। अभी लिमिट अप्लाई मत करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं, ऊपर से कॉमन ले लिया तो 2 एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब ये होगा कि सभी पदों में एक्स स्क्वायर का भाग लगेगा, तो 3 बटे एक्स, क्योंकि एक यहां पर एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो एक्स की घात ऊपर 1 है, नीचे 2 है तो नीचे 1 बच जाएगी, प्लस 5 बटे एक्स स्क्वायर, और यहां पर देखो एक्स स्क्वायर फिर से कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 बटे एक्स प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इसे कैंसिल कर दो, अब लिमिट अप्लाई करो आप, ऊपर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे ना, तो देखो अनंत 3 बटे अनंत 5 बटे अनंत, बट्टे में अगर अनंत आता तो उसका मान तो 0 होता है, ये बात अपन जानते हैं भाई। 3 बटे अनंत हो जाए तो अनंत का भाग तो किसी भी संख्या में दे दो 0 आएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब क्या हुआ, अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो 2 प्लस 0 प्लस 0, नीचे क्या आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0, यानी आंसर आ गया 2 बटे 1 मतलब 2। तो इसकी सीमा का जो मान वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो प्रतिस्थापन विधि के अंदर यानी सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है, उस मेथड में अपने क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन अपने जो गिवन है उसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। यहां पर देखो मैंने शॉर्टेस्ट फॉर्म में चेंज किया इसको। ठीक है ना, कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये अनिर्धारित फॉर्म बन रही थी ना, तो मैंने एक्स स्क्वायर को इसमें से कॉमन लिया, अब मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। और देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये कोई नाम नहीं पूछेगा कि आप कौन सी ये विधि अप्लाई करो, ये विधि अप्लाई करो, कोई नाम नहीं आएगा, केवल हम समझने के लिए इनको सीखने के लिए हम कर रहे हैं इनको। ठीक है, और ये सारी जो विधियां ना, इनसे पर्सन जो आएगा वो कोई कोई विधि से अपना हो जाएगा। ठीक है ना, हालांकि देखो कुछ जैसे अपने का आगे नियम पढ़ने वाले हैं डीएल हॉस्पिटल नियम। ठीक है, तो डीएल हॉस्पिटल नियम जो है ना वो सभी को लगभग सभी का ही वो ट्रीटमेंट कर देगा। ठीक है ना, सभी को सोल्व कर देगा। तो देखो और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंस टू x टेंस टू 0, चलो x टेंस ये ले लेता है, x टेंस टू इनफाइनाइट रूट x बटे रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 2, ये दे दिया। ठीक है, इसका मान निकालना अपने को। अब अगर सीधी लिमिट अप्लाई करें ना,
तो रूट इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट का रूट इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट मतलब ये हुआ कि ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन गई, फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, अब क्या करें, तो तरीका वही, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आओ, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट रूट एक्स, और नीचे देखना रूट एक्स, इसमें से कुछ कॉमन ले रहा हूं मैं, यानी अंदर जो है ना रूट वाला, इसमें से मैं एक्स कॉमन ले रहा हूं, तो ये बनेगा 1+2/x, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट रूट एक्स बटे रूट एक्स प्लस इसमें से ये जो एक्स है इसको रूट में से बाहर लेंगे तो रूट एक्स ही तो आएगा, और अब अंदर कितना बचेगा, रूट ऑफ 1+2/x, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट रूट एक्स, अब नीचे से फिर रूट एक्स कॉमन ले लो, तो रूट एक्स हमने कॉमन ले लिया, 1+√1+2/x, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, क्या आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करो तो 1/1 प्लस, और ये भी अनंत हो गया भाई, 2/इनफाइनाइट, तो 2/इनफाइनाइट मतलब 0, ठीक है, और 0 + 1, 1 का वर्गमूल 1, कितना आ गया, 1/2 अपना आंसर आ गया। तो ये अपनी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसमें अपने को क्या करना है कि सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया होगा उसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद में लिमिट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये अपना प्रतिस्थापन विधि हो गया। फिर दूसरी विधि जो है ना वो अपन पढ़ने वाले हैं अपनी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब देखो इसको क्या जरूरत पड़ी, फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो अपन पढ़ेंगे। देखो एक जाना माना उदाहरण है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 और एक्स की स्क्वायर -4/x-2, ये हमने पीछे भी जब हमने किया था कि इसका अगर मान निकाला था तो लिमिटिंग वैल्यू आएगी इसकी, न कि x = 2 पर फंक्शन का मान, हमने पढ़ा था ये पीछे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने इसके ऊपर चर्चा भी करी थी। तो अब क्या करें, देखो अगर हम x = 2 इसमें पुट करते हैं तो ये बनेगा 0/0 फॉर्म बनेगी, 2 4 4 में 4 हटा 0, 2 रखा 2 में से 2 हटा 0, यानी 0/0 फॉर्म बन रही। 0/0 फॉर्म जो है वो तो क्या होती है, अनिवार्य फॉर्म होती है। तो क्या करें, अब इसका गुणनखंड करो, लिमिट x टेंस टू, ऊपर जो है ना इसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी x - 2 और x + 2 लिख सकते हैं, और नीचे x - 2। ठीक है, अब देखो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो, अब लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंस टू 2 यानी x + 2, इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो 2 + 2 बराबर कितना जाएगा, 4, आंसर आ गया 4। ठीक है, तो आपके जो गुणनखंड विधि है ना उसमें क्या करना है कि जैसे मान लो कि लिमिट x टेंस टू a f(x) अगर आपको मिले, ठीक है ना, तो उस समय ध्यान देना कि इस f(x) के अंदर एक गुणनखंड x - a जरूर बनेगा, x - a जरूर बनेगा, इस f(x) में ये कौन को परमे फलन मिलेगा अपने को, और उसमें एक गुणनखंड जो है ना वो x - a जरूर बनेगा। ठीक है, और x - a गुणनखंड बनेगा ना तो ऊपर भी बनेगा ये और नीचे भी बनेगा, तो x - a को बाहर ले लेना, ऊपर से भी, जैसे देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, ऊपर भी x टेंस टू 2 था ना, एक जगह 2 हो गया, तो ये x - 2 ऊपर नीचे गुणनखंड बनाना, तो फिर ये दोनों से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में जिसके कारण ये 0 बन रहा था ना वो तो हो गया कैंसिल, अब शेष बचेगा उसमें 0 नहीं बनेगा। ठीक है ना, मतलब जिसके कारण ये 0/0 फॉर्म बन रही थी ना वो तो हो जाएगा कैंसिल, और शेष में 0 ऊपर नीचे 0 नहीं बनेगा, ऊपर बन जाएगा तो नीचे नहीं बनेगा, नीचे बन जाएगा तो ऊपर नहीं बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ऐसा ही गुणनखंड विधि के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन अपना ये है, लिमिट x टेंस टू 1 x² + x log ऑफ x आधार में e माइनस log ऑफ x ऑन बेस e -1/x² -1। अब देखो यहां पर x बराबर अगर 1 रखें तो ये 1 बनेगा, ये log 1 0, ये log 1 0। ठीक है, तो ये 0 ये 0 और माइनस का 1 प्लस का 1, तो 1 - 1 यानी 0, ऊपर 0 और नीचे भी 0, मतलब ये क्या हुआ कि 0/0 फॉर्म बन रही है, बन रही ना 0/0 रो भाई। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा था कि गुणनखंड विधि में आपके पास यहां पर x - a यानी x - 1 जो है ना कोई ना कोई गुणनखंड बनेगा। ठीक है ना, जिसके कारण 0 हो रहा है ऊपर नीचे, और वो दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा। देखो एक काम करते हैं, x² के पास में लिमिट
एक्स टेंस टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस माइनस 1 को इसे पास में लिखा, प्लस एक्स लॉग ऑफ एक्स ऑन बेस ई माइनस लॉग ऑफ एक्स ऑन बेस ई और बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर सकते ऐसे। अच्छा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और यहां से log ऑफ x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1 बचेगा और नीचे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 और x माइनस 1 ऊपर से कॉमन आएगा तो x माइनस 1 और क्या बन गया, x प्लस 1 और प्लस log ऑफ x आधार में e। ठीक है, और बटे में x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 1। अब ये तो गया कैंसिल। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दो, आप लिमिट अप्लाई करोगे तो अब ये जीरो नहीं बनेगा। देखो एक एक्स की जगह एक रखो तो ये तो गया 2 और प्लस log 1 0, log 1 का मान 0 होता है। ठीक है, और ये हो गया 2, 2 बटे 2 मतलब 1 आ गया, तो आंसर हो गया 1। तो ये थी अपनी गुणनखंड विधि। यानी गुणनखंड विधि के अंदर ध्यान देना कि यहाँ जो भी संख्या होगी ना वो उसको एक्स में से घटा देना, एक ऐसा गुणनखंड जरूर बनेगा ऊपर नीचे और उसी के कारण वो जीरो रहा ऊपर नीचे। ठीक है, तो वो हटाना अपने को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर आता है अपना परमेयीकरण विधि। परमेयीकरण विधि यानी रेशनलाइजेशन मेथड जो है उसमें क्या होगा, तीसरी विधि अपन पढ़ रहे हैं परमेयीकरण विधि। परमेयीकरण विधि यानी रेशनलाइजेशन मेथड जो है ना वो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन मेथड में क्या होगा, देखो परमेयीकरण करना अपन ने छोटी क्लासों में भी सीखा है कि परमेयीकरण कैसे करते हैं। ठीक है, यानी वर्गमूल वाली संख्या जो आती है ना ऊपर नीचे, तो उसको हमें नीचे से या ऊपर से अगर वर्गमूल हटाना हो तो अपन क्या करते हैं कि उसके कंपोजिट संयुग्म से ऊपर नीचे जो उसको गुणा करते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं और क्वेश्चन से हम इसको पढ़ेंगे। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये आ गया कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये दे दिया। ठीक है, और हमें इसकी लिमिट का मान निकालना है। अब देखो x टेंस टू इनफाइनाइट अगर हम याद रखें तो देखो क्या बनता है, क्या बन गई, ये इनफाइनाइट हो गया, x बराबर अगर आप अनंत रखोगे तो अनंत का स्क्वायर अनंत, यानी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म ये बन रही है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म ये बन रही है। तो क्या करें, तो अपने को क्या करना है कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, अब ये फॉर्म बन रही है ना, तो देखो ये फॉर्म जो है ना ये कभी भी सीधे सोल्व नहीं होगी, ये ध्यान रखें। इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, या तो अनंत बटे अनंत फॉर्म बनाएंगे या 0 बटे 0 फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, मैं इसके संयुग्म में से इन दोनों के बीच में क्या माइनस का चिन्ह है ना, ऊपर नीचे इनके बीच में प्लस लगा करके जो एक नया पद आएगा उसको मैं ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं, यानी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये था, और इसको मैं गुणा कर रहा हूं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इससे मैंने ऊपर नीचे इसको गुणा कर दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यानी दोनों गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो ये तो a हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस ए स्क्वायर हो गया, फिर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर पर किया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटे में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और क्या गया, ऊपर 2 आ गया, क्या लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट 2 बटे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अनंत अगर पुट करेंगे एक्स की जगह पर, तो एक्स की जगह पर आप अनंत पुट करो तो अनंत का स्क्वायर अनंत, अनंत प्लस 1 अनंत, फिर रूट करेंगे तो अनंत, ये अनंत हो गया, ये भी अनंत होगा। तो क्या गया, लिमिट अप्लाई करते ही क्या हो गया, 2/इनफाइनाइट हो गया। और 2/इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, किसी भी संख्या में इनफाइनाइट का भाग तो जीरो आता है, तो इसकी सीमा का जो मान है वो कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो आज हमने 3 विधियां जो है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है, प्रतिस्थापन विधि, गुणनखंड विधि और आपकी परमेगण विधि। अब जो अपने 11th क्लास के अंदर और जो चौथी विधि जो है ना वो है प्रसार विधि, एक्सपेंशन मेथड, प्रसार विधि। ठीक है, एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, ये विधि जो है ये अपन कल की क्लास में, क्योंकि कुछ एक्सपेंशन जो अपने को लिखने हैं और उसको याद करना है, तो ये अपन करेंगे कल की क्लास में। फिर जो डीएल हॉस्पिटल नियम है ना, वो डीएल हॉस्पिटल नियम यहाँ अपने नहीं दे रखा है, लेकिन अपने उसको यही पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर उस डीएल हॉस्पिटल में पढ़ती है अवकल की जरूरत एंड डिफरेंशिएशन की अपने को रिक्वायरमेंट होगी। तो डिफरेंशिएशन जो है वो हम एक क्लास में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा जितना हमें चाहिए, एक बार थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले को याद कर लेंगे, और फिर डिफरेंशिएशन को जब इसके बाद में जब हम डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ेंगे वहां से फिर अपन डिफरेंशिएशन को रेगुलर कर लेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में पहले हम प्रसार विधि पढ़ेंगे, एक्सपेंशन मेथड पढ़ेंगे, और फिर डीएल हॉस्पिटल नियम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम रोकते यही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।